हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 16 जुलाई 2024 के 3 प्रमुख समाचारों पर बात करेंगे। एक मुद्दा है, इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेनेशन है कि जो प्रविच्छाधीन अधिकारी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का हैं, उनको लेकर जो विवाद है उससे जुड़े हुए सिविल सेवा के नियम क्या हैं। और ये आपके अगर देखा जाए तो सिलेबस में जो पेपर 4 है, जीएस पेपर 4 यूपीएससी मेंस का, उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे बिना उस पर अपनी कोई राय दिए हुए। ठीक है, क्योंकि राय देने का काम हमारा नहीं होता है। हमें जो पहलू है हमें नहीं पता है कि क्या सही है क्या नहीं सही है, लेकिन फिर भी हम उस सिविल सेवा के नियम को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का महत्वपूर्ण तीसरा प्लेनम का आयोजन हो रहा है। इसमें समझेंगे कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का प्लेनम क्या होता है और तीसरा प्लेनम क्यों महत्वपूर्ण होता है और उसमें अब तक महत्वपूर्ण क्यों होता है, यानी अब तक उसमें क्या हुआ है और आगे उसमें क्या होने की संभावना है। तीसरा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को लेके G20 टास्क फोर्स गठित की हुई थी, जो G20 के शेरपा अमिताभ कांत और यूआईडी के पूर्व अध्यक्ष और इन्फोसिस के भी पूर्व अध्यक्ष जो है नंदन नीलकड़ी की अध्यक्षता में थी। उसने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की है जो भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने की बात की है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पर्यवेक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर से जुड़े विवाद और उनसे जुड़े हुए सिविल सेवा के नियम। पर्यवेक्षाधीन अधिकारी अभी कुछ दिनों में सुर्खियों में थी पूजा खेड़कर। इनमें ये देखा गया था कि इन्होंने पर्यवेक्षण अवधि के दौरान कई सारी ऐसी डिमांड की थी जो पर्यवेक्षाधीन आईएएस अधिकारी को नहीं मिलता है, या जैसे इन्होंने अपनी आरडी कार में लाल नीली बत्ती लगाई थी। ये भी कहा जाता है कि आचरण के नियम का उल्लंघन है। और इन पे अपने जैसे ये 821 रैंक में 2022 में सेलेक्ट थी, इसके बावजूद भी इन्हें आईएएस मिला है क्योंकि इनको ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप्ड या विकलांगता सर्टिफिकेट के आधार पर इन्हें मिला है, जिसको भी लेकर लोग कह रहे हैं, आरोप लग रहा है कि वो सही नहीं है। हमें नहीं मतलब है क्या है, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं। और इसको लेकर केंद्र सरकार ने 11 जुलाई को एक कमेटी भी बैठा दी है जो इनकी जांच करेगी। तो आइए ज़रा समझते हैं कि इस मामले से जुड़ा हुआ सिविल सेवा के नियम क्या कहते हैं। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है, तो देखिए केंद्र सरकार ने 11 जुलाई को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तहत एक एकल सदस्यीय समिति गठित की है जो सिविल सेवा में अपनी उम्मीदवारी सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की जांच करेगी, या उनके द्वारा जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनकी जांच करेगी और उनके द्वारा जो आचरण है उसको भी जांच करेगी। जहाँ तक पूजा खेड़कर की बात है, ये वो 2022 के यूपीएससी की परीक्षा में ये 821 रैंक पे इनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप्ड के होने के कारण इन्हें आईएएस का जो है पद अलॉट हुआ था महाराष्ट्र कैडर में। ठीक है, और इन पे कुछ जैसे इसको लेकर जैसे इनकी नियुक्ति पर चर्चा उठा रही थी, मामला उठा था कि इनका जो नियुक्ति है वो सही नहीं है, और कुछ इन पे ऐसे आरोप भी लगे हैं कि इनका आचरण भी कदाचार के श्रेणी में आ रहा है, यानी एक पर्यवेक्षाधीन अधिकारी का जो आचरण होना चाहिए वो नहीं है। ठीक है, जैसे कि इनके द्वारा आरडी कार का प्रयोग किया जाना, जो इनका कहना है कि किसी ने इन्हें उपहार दिया है। दूसरा है कि इनके द्वारा उस पर लाल नीली बत्ती का लगाना, अपने अधिकारी से परीक्षा दौरान अपने को बेहतर किसी के कह सकते हो कि ऑफिस में कब्जा करना, ये सब कई सारी चीज़ें इन पे आरोप लगी है। आरोप ही लगा है, जांच होगी। केंद्र सरकार ने एक सदस्यीय समिति बनाई है और वो समिति जो जांच देगी उसके आधार पर जो सरकारों को निर्णय लेना होगा वो निर्णय लेंगे। ऐसे में हम इनको समझते हैं कि चूँकि ये एक भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रोबेशनरी अधिकारी हैं, प्रवेशु अधिकारी हैं, ऐसे में भारतीय प्रशासनिक सेवा चूँकि एक अखिल भारतीय सेवा है, तो इसको लेकर जो नियम होंगे वो अखिल भारतीय सेवा नियम 1968 और भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रवेशु नियम या प्रोबेशनर नियम 1954 के तहत ये शासित होंगी। और कुछ और भी जो नियम हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहले देखते हैं अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968। जितने भी आईएएस होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और भारतीय वन सेवा आईएफएस, ये सब अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं। देखिए, अगर जो यूपीएससी एग्ज़ाम लेती है अपने सिविल सर्विसेज की, उसमें
तीन तरह की सर्विसेज होती हैं। बेसिकली तो दो तरह की होती है, लेकिन तीन तरह की होती है। एक होती है अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसमें आईएएस और आईपीएस होते हैं। आईपीएस के आईएफएस का एग्ज़ाम प्री में इसी के साथ होता है, लेकिन वो अलग से एग्ज़ाम होता है, ठीक है, वो टेक्निकल पद है। आईएएस आईपीएस इसी से चुने जाते हैं। बाकी होती है केंद्रीय सेवा, जिसमें आईएफएस से लेके आईआरएस से लेके और भी वो होती है। और जो है कुछ राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सिविल और पुलिस सेवा का अलग से प्रावधान इसी एग्ज़ाम के साथ होता है। तो जो मोटी तौर पे जो दो मेन कैटेगरीज होती है वो है अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा। केंद्रीय सेवाएं केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होती है, केंद्र सरकार में ही आजीवन कार्य करती हैं। अखिल भारतीय सेवाएं कुछ अलग नेचर की होती हैं, यह केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होती है। इनका नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। इनके ऊपर कुछ कार्रवाइयाँ भी, इनका कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी केंद्र सरकार के मंत्रालय होते हैं। जैसे कि आईएएस का होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के अंतर्गत होता है। भारतीय पुलिस सेवा का आईपीएस का गृह मंत्रालय भारत सरकार होता है। और भारतीय वन सेवा जो एक अलग अखिल भारतीय सेवा है, लेकिन उसकी अलग से एग्ज़ाम होता है मेंस और उसका इंटरव्यू का, तो वह भी उसका जो है भारत सरकार का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। तो अखिल भारतीय सेवा क्या है, नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और इनको राज्यों में अलग अलग कैडर अलॉट किए जाते हैं। वहाँ पे राज्य सरकारों के अधीन ये काम करते हैं। बीच में ये डेपुटेशन पर केंद्र में भी आते हैं, बाद में मेनली ये उस राज्य के ही होते हैं। तो ऐसे में इनकी थोड़ी सी दोहरी भूमिका होती है। इसी दोहरी भूमिका के कारण इनका महत्व भी थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। एक प्रीमियम सेवाएं मानी जाती है। हालांकि देखा जाए तो एक केंद्रीय सेवा भारतीय विदेश सेवा वो आईएएस और आईपीएस के बीच के मानी जाती है और लगभग उसका वेटेज जो है आईएएस के बराबर माना जाता है, तो वो अलग बात है। लेकिन अमूमन अखिल भारतीय सेवाओं का चार्म इसीलिए है कि इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और विभिन्न राज्यों में कैडर वाइज ये अपना कार्य करते हैं, जहाँ पे वो ज़्यादा अपने पावर का प्रयोग आम जनता से जुड़े हुए अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं जनता के भलाई के लिए, ठीक है। अब किस लिए करते हैं, लेकिन इसीलिए दिया गया है कि जनता के भलाई के लिए उनको काम करना होता है। तो इसमें इन्हीं जो तीन सेवाओं को है, इनको अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत ये शासित होते हैं। कब से, जब से उनको उनकी सेवा आवंटित कर दी जाती है और प्रशिक्षण शुरू हो जाता है, उसी समय से ये अखिल भारतीय सेवा नियम से ये शासित, आचरण नियम से जो है ये 1968 से ये शासित होने लगती है। यानी इस केस में जो आईएएस पूजा केटकर है, ये इस नियम से भी शासित होती है, भले ही वो परिवीक्षाधीन अधिकारी हैं। हालांकि ये अगर स्थायी हो जाती तो ये सिर्फ इसी से चलती, लेकिन एक परिवीक्षु अधिकारियों के लिए अलग से नियम है, उससे भी शासित होती हैं। तो ये नियम क्या कहता है, ये महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस का भी हिस्सा है। देखिए, अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम का 3.1 कहता है कि सेवा का प्रत्येक सदस्य हर समय पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखेगा और ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो सेवा के सदस्य के लिए अनुचित हो। अब ये अनुचित हो गया तो बता दिया, अब अनुचित क्या होगा, तो इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। देखिए, इसमें बताया गया है कि अनुचित ये है जैसे पद या प्रभाव का उपयोग किसी निजी उपक्रम या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए रोजगार सुनिश्चित करने में नहीं किया जाएगा। अगर करता है तो वो पद का अनुक्रम है। साथ ही में 2014 में सरकार ने कुछ और नियम जोड़े थे। उसमें है कि उच्च नैतिक मानक स्थापित करना है अधिकारियों को, सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी अपनानी है, ईमानदारी, राजनीतिक तटस्थता पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, जनता के प्रति जवाबदेही यानी रिस्पॉन्सिवनेस टू द पीपुल, और ख़ास तौर से कमज़ोर वर्गों के लिए जनता के साथ शिष्टाचार और अच्छा व्यवहार बनाए रखना, ये कुछ उनके साथ किया जाता है। अगर ये नहीं करेंगे तो वो अनुचित व्यवहार माना जाएगा। साथ ही में ये भी है कि अधिकारियों को कैसे निर्णय लेने चाहिए, इस बारे में भी इसमें दिशा निर्देश है, ठीक है। कैसे निर्णय लेने चाहिए, देखिए, केवल सार्वजनिक हित में काम करना चाहिए, अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से संबंधित किसी भी निजी हित की घोषणा करनी चाहिए। यानी अगर हम किसी पद पे हैं, हम कोई कार्य अपनी पब्लिक ऑफिस के रूप में कोई कार्य कर रहे हैं और अगर हमारा कोई निजी हित टकरा रहा है हमारे उस कार्य से, तो उसकी हमें घोषणा करना चाहिए या उस पद से, उस कार्य से हट जाना चाहिए। ये भी जैसे कई सारे जज होते हैं ना, जब उनको लगता है कि जो पार्टी है या उससे अगर वो उनसे कभी संपर्क रहा है तो वो उससे अपने आप को हटा लेते हैं। ऐसा नैतिकता के दृष्टि से किया जाना उचित माना जाता है। और
खुद को किसी ऐसे व्यक्ति या संगठन के लिए किसी भी वित्तीय या अन्य दायित्व के अधीन नहीं रखना चाहिए जो उन्हें प्रभावित कर सकता है। सिविल सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और अपने परिवार या अपने दोस्तों के लिए वित्तीय या भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है नियम 11A के अनुसार अधिकारी को, अभी एक मामला ये भी आया था कि उनके पास आरडी कार मिली थी, तो जिसका उनका कहना है कि ये उन्हें गिफ्ट में मिली है, किसी ने उन्हें गिफ्ट में दिया है। तो गिफ्ट का भी नियम देख लेते हैं। जैसे कहता है कि सरकारी अधिकारी को शादियों, सालगिरह, अंतिम संस्कार या धार्मिक समारोह में अपने परिवार या निकटस्थ मित्र से उपहार लेने की छूट है। ठीक है, सबसे नहीं, लेकिन हाँ इनसे छूट है, निजी मित्र से या निकट रिश्तेदार से, लेकिन उनके साथ आपका कोई कार्यकारी संबंध नहीं होना चाहिए, यानी कि लेन देन वाला वर्किंग रिलेशंस नहीं होना चाहिए। और अगर आप कोई उपहार लेते हैं, अगर वो 2015 में जो लेटेस्ट जब तक है 2015 का, कि अगर 25,000 रुपये तक का उपहार है तो कोई बात नहीं, अगर उससे ज़्यादा का उपहार है तो आपको सरकार को बताना पड़ेगा कि आपको किसने ये उपहार दिया है। तो ये अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम के कुछ नियम हैं जो उन पर लागू होंगे। और दूसरा, चूंकि वो भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी नहीं है, अभी प्रशिक्षु अधिकारी है, अभी उनको प्रशिक्षा काल उनका चल रहा है, 2 साल का जो होता है प्रोबेशनर पीरियड, तो उसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा परिवीक्षा या प्रोबेशनर नियम 1954 के तहत भी वो गाइडेड होंगी या उन पर शासित होगी। ये देखिए क्या होता है, परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिकारियों के आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक अतिरिक्त सेट है जो सेवाओं में चयन के बाद कम से कम 2 साल तक रहता है। इसमें जब वो चयन के बाद मसूरी में जाते हैं, वहाँ पे वो अपना फंडामेंटल ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद वो भेज दिए जाते हैं परिवीक्षा अवधि के लिए। फंडामेंटल ट्रेनिंग के बाद वही जो 4-6 महीने की होती है, फिर वो प्रशिक्षु अवधि में भेज दिए जाते हैं। वहाँ से आते हैं तो फिर एग्ज़ाम होता है, फिर ट्रेनिंग होती है, फिर एक एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद, और लगभग ये 2 साल का होता है, इसके बाद उनको अपनी सेवाओं पर पुष्टि कर दिया जाता है। और जो परिवीक्षा अवधि के दौरान ट्रेनिंग पर आए हैं, जैसे पूजा खेटकर आए हैं, यहाँ पे उनको लेखपाल यानी पटवारी जिसे बोलते हैं, वहाँ से लेकर विभिन्न सारे पदों पर काम कराया जाता है, ट्रेनिंग कराई जाती है, सिखाई जाती है कि काम वो कैसे करें। इस परिवीक्षु अवधि के दौरान अधिकारी एक निश्चित वेतन और यात्रा भत्ता मिलता है। इन्हें वेतन और यात्रा भत्ता एक निश्चित तय होता है, वो उन्हें मिलता है, लेकिन वो सारी सुविधाएं और जो लाभ जो एक स्थायी यानी जो पद जो जिनका परिवीक्षावधि बीत गई है, जिन अधिकारियों की, उनको जो लाभ और चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि उनको जो गाड़ी मिलती है, ऑफिशियल गाड़ी मिलती है, ऑफिशियल आवास मिलता है, ऑफिस मिलता है, ये या आप कह सकते हो कि एक कांस्टेबल या गनर मिलता है, ये सारी सुविधाएं जो स्थायी IAS अधिकारी को मिलती है, वो उसका दावा ये नहीं कर सकती। हालांकि कई जगहों पे जिलाधिकारी इनको अब व्यवस्था दे देते हैं, जैसे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में या असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें तो चूंकि जिस पद पे रहते हैं वो मिल जाता है, तो लगता है कि उनको मिलता रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कई सारे अधिकारी, जैसे इस पे कुछ लोगों ने जो काफ़ी सीनियर अधिकारी रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि भाई वो आप ट्रेनिंग हो रही है, उन्होंने कहा कि बहुत सीनियर अधिकारी रिटायर हो चुके, उन्होंने कहा उनकी ट्रेनिंग के दौरान तो वो पैदल चलते थे, कभी कभी कलेक्टर साहब आके उन्हें ले लेते थे, तो वो और पूरी परिवीक्षा की अवधि के दौरान वो सर्किट हाउस के एक कमरे में ही रहे थे। तो कहीं ना कहीं सही जानकारी का ना होना, या हम जो चीज़ें देखते हैं कि परिवीक्षा अवधि के दौरान और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो वही पुनः उनका नाम नहीं बताएंगे, लेकिन काफ़ी सीनियर अधिकारी हैं, उनका कहना है कि ये चीज़ें बच्चा जो है तैयारी करने के दौरान, आप लोग भी तैयारी कर रहे हो, बहुत सारी सकारात्मक चीज़ों को, पॉजिटिव दुनिया को बदलने की विचारधारा को लेकर जाता है, लेकिन जैसे लबासना में जाता है वहाँ पे उसको सिखा दिया जाता है उनके अनुसार कि आप अपने कैरियर पर ध्यान दो, क्योंकि कैरियर ही सब कुछ होता है, उसी में आगे बढ़ने के दौरान ध्यान दो। और जो ये विकृतियाँ दिखाई देती है ना कि पॉलिटिकल लीडरशिप को कुछ नहीं समझना है, उनको कुछ नहीं आता है, या जो इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक कहीं ना कहीं एक हमारे समाज में और दूसरे वहाँ पे भी इसी तरह की कुछ चीज़ें सिखा दी जाती है, जिसमें इलिटिस्ट की मानसिकता आ जाती है कि हम सबसे ऊपर हैं, हम VIP हैं, इसीलिए तो VIP सुविधाएं मांगी जा रही थी। अगर आप अपने को सेवक समझेंगे, जनता के सेवक, लोगों के सेवक, जिनके लिए आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर आपको क्या मिलना, जो मिला वो आप कर लोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा है, इसमें
नियम 12 उन परिस्थितियों को भी बताता है जिसमें पर्यवेक्षाधीन अधिकारियों को बर्खास्त नहीं बल्कि डिस्चार्ज कहा जाता है। बर्खास्त डिसमिसल जो होता है वो तो जब स्थायी होते हैं तब, लेकिन बात वही रहती है कि उनको हटाया जा सकता है। इसमें जैसे अन्य बातों के अलावा केंद्र सरकार द्वारा पर्यवेक्षाधीन अधिकारी को भर्ती के लिए अयोग्य या सेवा का सदस्य होने के लिए अनुपयुक्त पाना होना हो चाहिए। पर्यवेक्षाधीन व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अपने पर्यवेक्षाधीन अध्ययन या कर्तव्यों की उपेक्षा करना, पर्यवेक्षाधीन व्यक्ति में सेवा के लिए आवश्यक मानसिक और चारित्रिक गुणों की कमी, ये सारी जब चीज़ें होती है तो इन नियमों के तहत आदेश पारित करने से पहले एक संक्षिप्त जांच कराई जाती है केंद्र सरकार की, जैसा कि डीओपीटी द्वारा खेडकर के मामले में एक सदस्यीय समिति 11 जुलाई को ही कर दी गई है। अब उसके रिपोर्ट के बाद यह निर्णय लिया जाता है कि ये पद पे रहेगा या रहेंगी या रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, अब इनके मामले में क्या होगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बता है। इनके ऊपर एक और आरोप है कि इन्होंने अपने एग्जाम के दौरान गलत जानकारी दी है। क्या आरोप है इनके पर? दो कि एक इन्होंने ओबीसी जो है ये ओबीसी और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, जिसके कारण ये 821 रैंक होने के बावजूद भी इनको प्रतिष्ठित आईएएस का जो है पद मिला है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या भारतीय प्रशासनिक सेवा का कैडर मिला है। उसमें कहीं ना कहीं इनका ओबीसी होना और फिजिकल हैंडीकैप्ड होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1995 के बैच से ही जो सेवाएं हैं उनमें ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलता है। 2006 के बैच के बाद से ही जो भी सेवाएं हैं उसमें 3% मिलता है, जिसमें ओबीसी का भी 3%, एससी एसटी ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे जनरल सबको 3%, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट को आरक्षण मिलता है। लेकिन उसके कुछ नियम हैं कि कितने आधार पे वो होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। जैसे ओबीसी के लिए ही है कि जो उम्मीदवार है उसमें 2 कैटेगरी है, एक ओबीसी है और एक क्रीमी लेयर है, यानी क्रीमी लेयर वाले को नहीं मिलता है। तो इन पे आरोप तो कई सारे हैं, अब वो देखा जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं लगा है कि ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप प्रमाणों के हेरफेर से ही इन्हें मिला है। और अगर इस तरह की कोई चीज़ें सामने आती है, उसी जांच के लिए गठित हुई है समिति, अगर सामने आती है तो इन्हें हटाया जा सकता है। हालांकि इनके पास विकल्प है कि वो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट जिसे बोलते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय ओबीसी आयोग चूँकि कल मामला है, इसके बाद हाई कोर्ट, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं और उस दौरान ये पद पे बने भी रह सकती हैं। तो ये सारा मामला है। इसमें मैंने बताया ना जैसे कि वो सीनियर आईएएस ऑफिसर जो रिटायर सीनियर ऑफिसर, उनका कहना है कि हम बच्चे जो छोटे होते हैं वो अपना खुद भी बताते थे कि हम लोग लेके जाते हैं कि वहाँ पे जाके दुनिया बदल देंगे, लेकिन जब वहाँ पे जाके ये सिखाया जाता है कि ये सब छोड़ो, दुनिया नहीं बदलनी जा रही है, केवल अपने कैरियर पे फोकस करो, अपने सर्विस। और कैरियर में कैसे बढ़ोगे कि आपका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एसीआर बढ़िया होना चाहिए। और एसीआर कैसे बढ़िया होगा? सीनियर क्या, अपने जिसको उसमें लिखना है उसी को सिर्फ महत्व देते रहो और आगे बढ़ते रहो। और यही सारी चीज़ें दिखाई देने लगती है। उनका अपना एक कैरियर सर्विस हो जाता है, एक ग्रुप हो जाता है और सेवा का भाव कहीं निकल चला जाता है, ऐसा उनका कहना है। मेरा तो अनुभव नहीं है क्योंकि मैंने, लेकिन वो अनुभव लिए, वो ट्रेनिंग लिए हैं, उनको पता है कि ये समस्याएं आती हैं। और कुछ तो समस्याएं समाज के गिरफ्त आ जाती है कि हमें उन अधिकारियों को ज़रूरत से ज़्यादा वेटेज देना भी उनके अंदर वो भाव पैदा कर देता है कि वो वीवीआईपी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा मुद्दा है कि चीन कम्युनिस्ट पार्टी का महत्वपूर्ण तीसरे प्लेनम का आयोजन। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कल से यानी 15 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक जो है तीसरे प्लेनम का आयोजन कर रही है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की एक हर 10 साल में 2 बार, यानी हर देखा जाए कि एक दशक में 2 बार उसके कांग्रेस का अधिवेशन होता है। उस कांग्रेस में केंद्रीय समिति तय की जाती है। वो केंद्रीय समिति कम्युनिस्ट पार्टी, या कह सकते हो कि कम्युनिस्ट पार्टी ही पूरा देश है, उसके लिए सर्वोच्च विधायी निकाय है या सर्वोच्च निर्णय लेने वाली निकाय है। और इसी केंद्रीय समिति की 5 सालों में 7 मीटिंग होती है। उन्हें 7 प्लेनम बोलते हैं, जिसमें से तीसरा जो प्लेनम होता है जिसकी ये मीटिंग है, इसमें आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। और चाइना में क्रांतिकारी परिवर्तन लेने वाले कई सारे निर्णय इसी तीसरे प्लेनम में हुए थे, जिसमें से 1978 में चीन को आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाने की बात हो, या 2013 में चीन को आप कह सकते हो कि वहाँ पे
और ज़्यादा अधिकार देने की बात हो लोगों को, वहाँ के उद्योगों को, या 2018 के इसी तीसरे प्लेनम में शी जिनपिंग को आजीवन, ऐसा फैसला लिया गया था कि बाद में उसी फैसले के क्रियान्वयन के रूप में शी जिनपिंग को अपने पद पे आजीवन, यानी राष्ट्रपति के पद पे आजीवन बने रहने के लिए सक्षम बनाया गया है। तो आइए ज़रा समझते हैं क्या मामला है, चर्चा में क्यों है। देखिए, चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी, चीन अपने को अगर उसका नाम देखिए तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है, यानी जनतंत्र बोला जाता है। भारत में भी जो माओवादी या नक्सलवादी विचारधारा है वो यहाँ के संसदीय प्रणाली को या दुनिया के किसी भी संसदीय प्रणाली को वो छलावा मानते हैं और उसके जगह वो जन लोकतंत्र की बात करते हैं। उनका जन लोकतंत्र क्या है कि एक ही पार्टी है, वो है अगर चीन में देखा जाए तो चीन कम्युनिस्ट पार्टी। वो जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है, देश में वो सरकार नहीं चलाती, उस चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ही देश है, यानी पार्टी और देश एक है, यानी सरकार और पार्टी एक है। पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वही सरकार का स्ट्रक्चर है वहाँ पे। उसके तहत उसमें 15 जुलाई को उसने अपना तीसरा प्लेनम शुरू किया। प्लेनम को अगर हिंदी में अनुवाद देखा जाए तो पूर्ण अधिवेशन होता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का उनका राष्ट्रीय केंद्रीय समिति, सेंट्रल जो है कमेटी जो होती है, उसका ये पूर्ण अधिवेशन होता है, उसका शुरू किया है, जो कि देश की दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक नीतियों की सामान्य दिशा तय करने के लिए लगभग हर 5 साल में एक बार आयोजित की जाती है। तो इसमें ये लग रहा है कि हर 5 साल में एक, तो चूंकि हर 5 साल में 7 प्लेनम होता है तो हर 5 साल में एक बार ही ये आयोजित दिखाई देगा। इस बार तीसरा हो रहा है, इसके बाद चौथा होगा, पांचवा, छठवां, अभी समझेंगे कि ऐसा क्या मामला है। तो वही आयोजित किया जा रहा है और कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने इसी पूर्ण अधिवेशन या प्लेनम बुलाया है, जो 2022 में पार्टी की पिछली कांग्रेस के दौरान इसके सदस्यों के चुने के जाने के बाद यह तीसरा अधिवेशन है। देखिए, हर जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें पूरी केंद्रीय समिति चुनी जाती है, वो अगले कांग्रेस तक वही रहती है। तो उसका ये तीसरा है, चूंकि तीसरा अधिवेशन है, उनको 5 साल में 7 अधिवेशन करना रहता है, तो ये तीसरा अधिवेशन है, इसीलिए इसका नाम तीसरा प्लेनम कहा जाता है। ठीक है। और ये जो प्लेनम है इसमें जो केंद्रीय समिति होती है, चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी होता है वही सर्वेसर्वा होता है, वही चीन का राष्ट्रपति होता है, यानी शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और वही इस केंद्रीय समिति के तीसरे प्लेनम की या जितने भी प्लेनम होगी उसकी क्लोज डोर मीटिंग करेंगे और वहाँ पे कई सारे निर्णय लिए जाएंगे। जरा सा हम समझते हैं कि चीन का कम्युनिस्ट पार्टी का प्लेनम क्या होता है। तो देखिए, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की एक जो नियम है वो 1 दशक में कम से 2 बार कांग्रेस, यानी कह सकते हो कि राष्ट्रीय अधिवेशन की करती है, पूरी पार्टी बैठती है। 2 बार कांग्रेस का होता है। इस कांग्रेस के दौरान केंद्रीय समिति के सदस्यों को चयन किया जाता है और वो केंद्रीय समिति उस पार्टी की सबसे ताकतवर समिति होती है, जिसमें से 200 के आसपास ऐसे और कुछ विशेष सदस्य बनाए जाते हैं। और यही केंद्रीय समिति अगले कांग्रेस के अधिवेशन तक कम से कम 5 सालों में कम से कम 7 पूर्ण अधिवेशन इसी केंद्रीय समिति की होती है, जिन्हें 7 प्लेनम बोला जाता है। और ये यानी 2 कांग्रेस के बीच केंद्रीय समिति 7 प्लेनम आयोजित करती है, जिसमें केंद्रीय समिति के सभी मौजूदा 205 सदस्य और 171 वैकल्पिक सदस्य, यानी लगभग 376 आप कह सकते हो कि 376 लोग होते हैं, जिसमें 205 परमानेंट और वैकल्पिक होते हैं। यही लोग हर 5 साल में 7 बार अलग मीटिंग करते हैं और जो मीटिंग करते हैं, जब भी प्लेनम आयोजित किया जाता है तो उसका अलग अलग नाम है। इनमें अगर देखा जाए तो पहला, यानी कांग्रेस का गठन हुआ 2022 में हुआ, तो 2022 के बाद जो ऐसी केंद्रीय समिति, पूर्ण केंद्रीय समिति बैठी होगी, यानी जिसे पहला प्लेनम कहा जाता होगा, तो पहला, दूसरा और 7वां जो अंतिम प्लेनम होता है, ये आमतौर पर केंद्रीय समितियों के बीच सत्ता कैसे परिवर्तित हो इस पर होगा। चूंकि पहला तो बैठता ही है तो उस पर सत्ता का कैसे होगा, दूसरे का भी सत्ता में कैसे होगा, और अंतिम यानी 7 में से 3 केंद्रीय समितियां जो बैठती हैं या 3 पूर्ण केंद्रीय समितियों की जो बैठक होती है, वह सिर्फ और सिर्फ अक्सर देखा जाए तो सत्ता से जुड़ी बात करता है। चौथा और छठा प्लेनम आमतौर पर पार्टी की विचारधारा पर केंद्रित होता है। ठीक है, ये चौथा प्लेनम यानी इसके बाद का जो होगा, और जो छठा होगा
वो विचारधारा पर बात करेगा कि पार्टी की विचारधारा किस तरह की चल रही है। अब बचा तीसरा और पांचवा, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये तो देखिए उनकी अपनी पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स, देश के लिए मेरे वैसे तो देश के लिए पूरी पार्टी, लेकिन दो महत्वपूर्ण हैं और दोनों आर्थिक हैं। जो तीसरा होता है प्लेनम, है ना, इसमें दीर्घकालीन आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि दीर्घकालीन आर्थिक सुधार कैसे हों, इस पे ध्यान दिया जाता है तीसरे प्लेनम में। और एक अंतिम प्लेनम बचा, पांचवा प्लेनम, यानी पांचवा पूर्ण बैठक। इसमें देश की 5 वर्षीय विकास योजनाओं के लिए विचार विमर्श किया जाता है। तो अभी जो इनकी विकास परियोजनाएं 2025 तक चल रही है, तो अभी जो प्लेनम पांचवा बैठेगा वो 2025 में बनेगा, फिर उसके आगे ये ले चलेंगे। तो आइए जरा जो इनका महत्वपूर्ण तीसरा प्लेनम हो रहा है उसके बारे में देख लें। तो देखिए तीसरा प्लेनम का आयोजन क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि खुद चीन की मीडिया ने कहा है, सरकारी मीडिया ने, कि ये युगांतकारी है, ये जो बैठक हो रहा है ये रिवोल्यूशनराइज है और तीसरे प्लेनम से चीन की दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक प्रगति संबंधित जोखिमों और बाधाओं को दूर करने के लिए प्रमुख पहल करने की उम्मीद है। इसने आगे पीछे भी देखिए क्या क्या किया है। तो देखिए दिसंबर 1978 में डेंग सियाओपिंग के नेतृत्व में तीसरे प्लेनम में चीन के आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी, उसी शुरुआत से चीन एक प्लान्ड सेंट्रलाइज प्लान्ड इकोनॉमी से एक मार्केट इकोनॉमी की तरफ बदला और आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है। वो फैसला इसी तीसरे प्लेनम में 1978 में लिया गया था। और एक फैसला इसी तीसरी प्लेनम में लिया गया था नवंबर 2013 में, जिसमें केंद्रीय समिति ने अर्थव्यवस्था में संसाधनों के आवंटनों में बाजार को और निर्णायक भूमिका देने की बात, यानी और इकोनॉमी को खोलने की बात इसी तीसरे प्लेनम में नवंबर 2013 में किया था। इसी तरह से फरवरी 2018 में एक और तीसरा प्लेनम हुआ था, जिसमें पार्टी ने केंद्रीय समिति के चारों ओर एकजुट होने का आग्रह किया था, जिसमें शी जिनपिंग केंद्र थे। यानी देखा जाए तो शी जिनपिंग का दूसरा कार्यकाल लगभग खत्म हो रहा था, उसी में यह था कि जो पार्टी है उसी सेंट्रल कमेटी जो है जिसका ये प्लेनम हो रहा है, इसी के ही इर्द गिर्द चलनी चाहिए। और इसमें भी राष्ट्रपति, ये बात कही गई थी कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है पहले 2 था, उसको बदल के आगे बढ़ाया जा सकता है। और इस तरह से शी जिनपिंग को तीसरी बार, यानी अगर देखा जाए तो माओ के बाद शी जिनपिंग तीसरे ऐसे दूसरे व्यक्ति है जिनके लिए 2 से ज़्यादा कार्यकाल मिला है। और इसको बाद में, इसके बाद जो रबर स्टाम्प संसद वहाँ की एक तरह से कहे जाते हैं, वो रबर स्टाम्प ही है, असली फैसले तो यही केंद्रीय समिति ही लेती है। और इसी के हर 5 साल में 7 बैठकें होती हैं, जिनमें से जो तीसरा प्लेनम है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें सामाजिक आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। ये जो सम्मेलन इस समय हो रहा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि चीन कई सारे आर्थिक चुनौतियों से, यानी इसके पहले 2018 में हुआ था तो उसमें तो स्थिति सब बल्ले बल्ले थी और उसी बल्ले बल्ले की वजह से चीन के शी जिनपिंग को केंद्रीय नेतृत्व मिल गया। लेकिन आज चीन के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। अगर पिछले कुछ दशकों में, यानी 70 के दशक के बाद, यानी 78 के बाद से अगर देखा जाए तो चीन ने 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर किया है। निश्चित रूप से ये काफ़ी युगांतकारी था, लेकिन आज एक चीन ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहां लोगों को लगता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, कम वृद्धि, यहाँ तक कि जापान जैसे अपस्थिति या डिसइन्फ्लेशन वाली स्थिति में पहुंच सकती है, यानी उसके विकास अवरुद्ध हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्लेनम में चीन को वैश्विक परिदृश्य की जटिलताओं को भी बेहतर ढंग से नेविगेट करने और अपने आर्थिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने और लोगों में लाभ की भावना, क्योंकि एक चीज़ ये भी दिख रही है कि चीन के लोगों में काम उम के प्रति मोह खत्म हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि हम आखिरी गुलाम हैं। चीन के लोगों में ये भाव आ गया है कि हम आखिरी गुलाम हैं, यहाँ तक कि वो शादी करना है और बच्चे पैदा करने को भी महत्व नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, खाओ पियो मौज करो, हम आखिरी गुलाम हैं, हमारे बाद की पीढ़ियाँ, यानी कहीं न कहीं लोगों में लाभ का भावना, व्यक्तिगत भावना खत्म हो गई है। देखिए एक चीज़, जब माओ या मार्क्सवादी विचारधारा डाली थी ना, लोग अपने जो है क्षमता के अनुसार काम करें, आवश्यकता के अनुसार ले, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, व्यक्तिगत, ये सब चीज़ें कहनी, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के अगेंस्ट है। जब अगर आपको पता ही नहीं, हमको लाभ मिलेगा ही नहीं, तो हम क्यों काम करेंगे, वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। और इसीलिए इसको भी दूर करने पर इस प्लेनम में विचार किया जाएगा। और साथ ही में 2020 में जब 5वां प्लेनम, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना के लिए चला था, उसमें
5वां प्लेनम मतलब जो 7 प्लेनम होता है उसमें जो 5वां प्लेनम है वो 5 वर्षीय योजनाएं के लिए होता था। जो 2000 में था उसमें एक लक्ष्य था कि 2035 तक चीन को विकसित देश यानी वही उच्च आय वाले वर्ग में शामिल करना है। अभी उच्च मध्यम आय वाला वर्ग है जिसको भारत 2047 तक कह रहा है। भारत ने 2022 में 2047 के लिए लक्ष्य रखा था, चीन ने 2020 में 2035 के लिए लक्ष्य रखा है। उसको कैसे प्राप्त किया जाए और साथ ही में शहरी ग्रामीण विकास क्षेत्रों के बीच विकास और जीवन स्तर में जो असमानताएं हैं वो उनका तर्क था उस समय तक काफ़ी कम हो जाएगी। और चीन की आधुनिकीकरण भी करना है उसका भी इसमें मूल में है। और इसमें सलाहकारों ने का मानना है कि तीसरे प्लेनम में उन्नत विनिर्माण को बढ़ावा देने की बात की जाएगी, ऋण जोखिमों पर अंकुश लगाने के लिए कर प्रणाली में संशोधन करने की बात की जाएगी। यानी जो इसमें करने का विचार है, व्यापक संपत्ति संकट यानी जो वहां पे रियल एस्टेट सेक्टर जो कि चीन की इकोनॉमी के 40% कंट्रीब्यूटर था, जो वहां पे धड़ाम हो चुका है, उसको कैसे प्रबंधन किया जाए उस पर बल दिया जाएगा। घरेलू उपभोग को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के प्रयासों की भी रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। क्योंकि अभी तो जो वो कर रहे हैं, जैसे आपके यहाँ कोई मिक्सर है, आप 10 साल चलाइए, लेकिन उनके यहाँ टाइम तय है कि भाई इतने साल मिक्सर है, इसको हटाओ दूसरा लाओ, फ्रिज है हटाओ दूसरा लाओ। यानी कुल मिला के देखिए कम्युनिस्ट पार्टी है तो लोकतंत्र रहता तो इसका विरोध होने लगता। उनको इस तरह के विरोध की बहुत चिंता नहीं है, लेकिन चूंकि देखिए आप जब लोग ही आपके साथ नहीं रहेंगे तो वो व्यवस्था नहीं चल पाएगी। क्यों लोगों में लाभ की भावना बढ़ावा देना चाहते हैं? क्योंकि जब लोग काम क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को खुद के अपने विकास के लिए, अपने बाल बच्चों के विकास के लिए आगे बढ़ने का उनको रहता है। लेकिन वही खत्म कर दोगे, खाओ पियो मौज करो, तो फिर वो खा पी के मौज करके चले जाएंगे कि हम आखिरी पीढ़ी रहेंगे। इसलिए चीन में शादियां नहीं हो रही हैं, जितनी होती थी उसकी आधी हो रही हैं। जब शादियां नहीं होंगी तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो वो सारी समस्या जो जापान ने एक नॉर्मल देखा था, चीन में एबनॉर्मली वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आइए जरा सा हम इसके आगे का देख लेते हैं कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत के G20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट चर्चा में क्यों है? क्योंकि 15 जुलाई को आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और विकास के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत के G20 टास्क फोर्स की अंतिम रिपोर्ट में आया है, यानी कल ही ये प्रकाशित हुआ है। और इसमें विभिन्न क्षेत्रों और देशों, विशेषकर वैश्विक दक्षिण क्षेत्रों में DPI की पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग करने के लिए एक मौजूदा निकाय की पहचान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यानी कि वैश्विक दक्षिण के जो देश हैं उनमें कैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाए, उसको लेकर भारत में एक मौजूदा निकाय की पहचान करने की बात की गई है। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन तय किया जाए जो इसे बढ़ावा देने में योगदान कर सके। जहाँ तक इसकी बात है, इस टास्क फोर्स का नेतृत्व भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत और इन्फोसिस के सह संस्थापक और UID के संस्थापक अध्यक्ष रहे नंदन नीलकणी द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो बातें कही गई हैं जरा संक्षेप में उसको भी समझने की कोशिश करें। तो DPI पर भारत के G20 टास्क फोर्स की जो रिपोर्ट है उसमें 3 आवश्यक पार्ट हैं। पहला है, इसमें 3 आवश्यक पार्ट हैं जो सामूहिक रूप से वैश्विक DPI उन्नति और अपनाने के दृष्टिकोण को उजागर करते हैं। पहले में क्या है, DPI दृष्टिकोण एक परिवर्तनकारी प्रतिमान के रूप में उभरा है। यानी ये एक ऐसा है ट्रांसफॉर्मेटिव स्थिति है जो नवीन तकनीक और संसाधनों के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों को प्रभावी ढंग से उसका हल कर सकता है। अभी जैसे कि भारत में कोरोना काल के दौरान जब बैंक बंद थे, संस्थाएं बंद थी, फिर भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत सरकार सुविधाएं या जो लोगों की सहायता राशि सीधे उनके खाते में, या आप कह सकते हो कि जो वैक्सीनेशन किया जा रहा था तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आइडेंटिफिकेशन कोविन ऐप के द्वारा आसानी से किया जा रहा था। तो कैसे वो डिजिटल पब्लिक, तो ये है कि ये अप्रोच आया है जो वैश्विक चुनौतियों से बेहतर तरीके से मददगार हो सकता है। दूसरे भाग में क्या है कि भारत ने अपने DPI एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाया है, यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाया है, विशेष रूप से 2023 में अपने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान इसमें इस बात पर चर्चा किया गया है। तीसरे भाग में एक दूरदर्शी परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक खाका तैयार किया गया है। साथ ही इसकी नीति सिफारिशों की एक श्रृंखला के माध्यम से वैश्विक स्तर पर इसे अपनाने पर भी बल दिया गया है। यह रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रों और देशों, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ मतलब
जो ग्लोबल नॉर्थ के देश नहीं है। यानी एक अवधारणा है जिसमें विकासशील और अल्प विकसित देश हैं, भारत भी इसका हिस्सा है, और जिन्हें हम विकासशील देश बोलते हैं उन्हीं को ग्लोबल साउथ अब एक तरह से कहा जाने लगा है। और इन देशों में डिजिटल पब्लिक इकोसिस्टम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसका दोहन करने के लिए कैसे बहुराष्ट्रीय उपस्थिति किया जाए, इन सब के लिए एक मौजूदा निकाय की पहचान करने की आवश्यकता पर इस टास्क फोर्स ने बल दिया है। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में उपयोग के महत्व को बताया गया है, लेकिन ये भी ध्यान दिया गया है कि आगाह किया गया है कि इस तरह से एकीकरण एआई के नैतिक उपयोग और डेटा की गोपनीयता की सुरक्षा के साथ किया जाना चाहिए। यानी जो उसका मॉरल ग्राउंड और डेटा सिक्योरिटी की जो समस्या एआई के साथ है उसको हल करके ही किया जाना चाहिए। अगर हम इस टास्क फोर्स के बारे में थोड़ा जानें तो देखिए, जनवरी 2023 में टास्क फोर्स की स्थापना, यानी G20 टास्क फोर्स फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना प्रेसिडेंसी एजेंडे और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय समावेशन पर प्राथमिकताओं की देखरेख और उसे प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसमें इसीलिए देखिए कई सारे लोग थे, लेकिन दो प्रमुख जो इसके अध्यक्ष थे, सह अध्यक्ष थे, एक थे G20 के शेरपा, यानी G20 में वो काम कर रहे थे, उनका पहलू, और दूसरा थे नंदन नीलकणी, यूआईडी के संस्थापक अध्यक्ष। और हमारा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो बेस है, उसका जो आधार है, वह आधार ही है, अभी समझेंगे कैसे, तो उनको भी इसमें जोड़ा गया था। इस टास्क फोर्स ने उन तरीकों पर विचार किया जिससे G20 सदस्य देश विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाकर उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, साथ ही सरकार की डिजिटल अर्थव्यवस्था नीतियों और विनियमों में भी मदद कर सकते हैं। अगर हम देखें कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि इतना डिजिटल, तो देखिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना वो होती है, आधारभूत संरचना वो होती है जो उसको अगर सामान्य शब्दावली में कहा जाए कि वो जमीन के नीचे रहती है, यानी वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उस पर सारी गतिविधियां होती है। जैसे मकान का नींव दिखाई नहीं देता लेकिन उसी पर मकान खड़ा होता है, उसी तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पे देश की सेवाएं, देश से जुड़े हुए लोगों की, जैसे सड़क, जैसे नहर, जैसे रेलवे, ये क्या है, ये लोगों को, अर्थव्यवस्था को जीवन में सुगम बनाने के लिए, विकास करने के लिए ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसा ही पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे डिजिटली माध्यम से लोगों को दिया जा सकता है, यानी कि ऐसी सार्वजनिक सेवाएं जो डिजिटल माध्यम से लोगों को दी जा सकती है, वो कहा जाता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा आवश्यक सेवाएं प्रदान करने या किसी समाज या राष्ट्र के भीतर विभिन्न डिजिटल लेन देन या इंटरेक्शन को सक्षम बनाने के बनाए गए डिजिटल टूल, प्रौद्योगिकियों और संसाधनों के एक सेट को संदर्भित करता है। इसके तहत अगर देखा जाए तो आप ये समझिए कि ये सेवाएं, उसका जो उद्देश्य है कि कैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे जो लोगों को सेवाएं दी जाती है, जैसे सपोज दैट इसको देने के पीछे एक अवधारणा है। इसमें पहला होता है पहचान करना है, दूसरा है भुगतान या सेवाएं देना है या सेवा प्रदान करना है, और तीसरा है इसका प्रबंधन, यानी कि पहचान करना। इसमें जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें पहचान करना है कि किसे कौन सी सेवाएं देनी है। जैसे सपोज दैट आप मेरे पास आओ, मैं आपसे कहूँ यार फला आदमी को जा रहे हो, ये पैसा ले जाओ, उसे दे देना। मेरे किसी कोई निकटस्थ है, आपको जानता है कि भाई ये पैसा ले जाओ, उसे दे देना। अब आप अगर उस व्यक्ति को पहचान मैंने सही नहीं बताई कि मैंने भाई फला नाम को दे देना, अब वहाँ फला नाम के दो और व्यक्ति हों तो फिर आप क्या करोगे? आप पता चला सही की जगह गलत आदमी को दे दो। तो कोई भी सेवा भुगतान करना है उसके लिए जरूरी है कि उसका पहचान किया जाए। इसीलिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आधार महत्वपूर्ण है, आइडेंटिफिकेशन महत्वपूर्ण है। यूआईडी, हमारे यहाँ यूआईडी के आधार पर चाहे आप उसको कह सकते हो कि यूपीआई हो जाए, चाहे डिजी लॉकर हो जाए, चाहे आप कोविन ऐप हो जाए, या अन्य और भी बहुत सारी सुविधाएं हों, उनमें कहीं न कहीं पहचान के रूप में हम यूआईडी या आधार का उपयोग करते हैं।
दूसरा है कि सेवाएं देना। अब इसके बाद देखना है कि कौन कौन सी सेवाएं डिजिटल आधार पे दी जा सकती हैं, तो सेवाओं का भुगतान करना है। चूंकि जो है डिजिटली दी जाती हैं, इसमें इफिशियंसी होती है, और साथ ही में इसके साथ बहुत बड़ा एक तंत्र होता है कि पहचान, किसी का गोपनीयता बनाए रखे, उसमें ब्रीच न हो, सही पहचान बनी रहे, इसलिए उस सारी सिस्टम का प्रबंधन करना, ये 3 चीज़ें होती हैं जो हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में है। और जी टास्क फोर्स इसी को ग्लोबल साउथ के अन्य देशों को देने के लिए, उन्हें उपलब्ध कराने को लेकर एक केंद्रीय निकाय, एक बॉडी की स्थापना या इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रही है जो इस तरह की चीज़ों को दे सके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगे, जाके आप वहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी तीनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको देख लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी नमस्कार, धन्यवाद।